नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं चुनावी मंथन। जैसे जैसे चुनाव पांचवें चरण की तरफ बढ़ रहा है, पूरे देश में एक तरीके से घमासान मचा है। राजनीतिक दल दावे कर रहे हैं, 400 पार के दावे पर बीजेपी एक बार फिर से आई है, लेकिन विपक्षी दल इंडिया वाले गठबंधन के नेता राज्यों में जा जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि बीजेपी 200 से नीचे आ रही है, जबकि राहुल गांधी तो 150 से ज़्यादा सीटें दे नहीं रहे हैं और उत्तर प्रदेश में वो 50 सीटें इंडिया गठबंधन जीतने का दावा कर रहा है। लेकिन वास्तव में उत्तर प्रदेश की ही ले लें तो जिस तरीके से बीजेपी ने हाल में चुनावी प्लान किया है, उससे तो लग रहा है कि या तो बीजेपी बहुत श्योर शॉट चाहती है कि 400 पार हो जाएं, या फिर कहीं ना कहीं उसे दिक्कत लग रही है पहले, दूसरे और तीसरे चरण में। इस वजह से वो चौथे और पांचवें और आगे के चरणों में उसने बेहतरीन व्यूह रचना करके रखी और पांचवें चरण के लिए जो धीरे धीरे पांचवा चरण पूर्वांचल की तरफ बढ़ रहा है, पूर्वांचल की जंग उत्तर प्रदेश में बड़ी दिलचस्प हो गई है। कल हमने पूर्वांचल की जंग पर चर्चा की थी, लेकिन आज तमाम सारे डेवलपमेंट हुए। बहुत सारे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेता, खासतौर पर क्षत्रिय नेता सुरेश राणा जैसे लोग और तमाम अन्य प्रदेशों से जो क्षत्रिय नेता हैं, उनको पूर्वांचल में डेरा डालने को कहा गया है, क्योंकि केंद्रीय विमर्श में क्षत्रिय मतदाता अब आ चुका है और जो क्षत्रिय बाहुबली हैं, जो महाबली हैं, उनको भी बीजेपी ने एक तरीके से उनकी मुश्कें कस दी हैं, या यूँ कहें उन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया है। ये लोग चुनाव को प्रभावित करते रहे हैं। बहुत सारे जो बाहुबली उत्तर प्रदेश में जो चाहे ब्रजेश सिंह हो, विनीत सिंह हो, विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि बीजेपी के लिए काम करते हैं, बीजेपी के कुछ खास नेताओं के लिए काम करते हैं। लेकिन राजा भैया हमेशा से, अगर शुरुआत राजा भैया की देखी जाए तो मुलायम सिंह बड़े उनके क्लोज रहे हैं, और जब मायावती ने उन्हें जेल भेजा था तो राजनीतिक रूप से मुलायम सिंह उनके साथ खड़े हुए थे और राजा भैया वो एहसान कभी नहीं भूलते। यही वजह है कि अभी हाल में जो राज्यसभा का चुनाव हुआ तो राजा भैया ने भाजपा का साथ जरूर दिया, लेकिन अब जब नंबर आया कि इस चुनाव में राजा भैया कौशाम्बी सीट मांग रहे थे कि उनके जनसत्ता दल को बीजेपी उनका गठबंधन करे और जनसत्ता दल को सीट दे, जबकि अपना दल, निषाद पार्टी, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, इन तमाम दलों को जिनकी तादाद उत्तर प्रदेश में क्षत्रियों से कम है, संख्या कम है उन जातियों की, उनको ये दिया गया है, सीटें दी गई हैं। लेकिन राजा भैया के साथ ऐसा नहीं हो सका और ऐसा लगता है कि वही एक तरीके से अंदर खटास राजा भैया के मन में थी, वो पत्ते नहीं खोल रहे थे। खबर ये आई कि बेंगलुरु में अमित शाह ने राजा भैया को बुलाकर एक मीटिंग की और ये कहा जा रहा था कि राजा भैया बीजेपी के समर्थन का ऐलान कर देंगे। लेकिन कल जब राजा भैया बेती महल में अपने समर्थकों की एक आम सभा राजा भैया ने बुलाई, तो उस आम सभा में राजा भैया ने कह दिया कि जो जिसकी जहां मर्जी हो वोट दे, उनकी तरफ से कोई फतवा, कोई ऐलान नहीं किया जा रहा है। जिसकी जहां अच्छा लगे, उम्मीदवार अच्छा हो, आपका काम करे, उसे वोट दे दीजिए। और अंत में राजा भैया ने बार बार ये बात दोहराई कि जो आपको अच्छा लगे उसे वोट दीजिए। अब जो अच्छा लगे उसे वोट दीजिए, इसने एक तरीके से बीजेपी के लिए कम से कम प्रतापगढ़ और कौशाम्बी में मुश्किलें पैदा कर दी हैं। प्रतापगढ़ में संगम लाल गुप्ता बीजेपी के उम्मीदवार हैं, मुंबई के उद्यमी हैं, कहा जाता है, वो दावा करते हैं कि अमित शाह जी के काफ़ी करीब हैं, नेतृत्व के काफ़ी करीब, वो खुद दावा करते हैं। लेकिन इन सब राजा भैया के ऐलान के बाद से राजा भैया के युवा ब्रिगेड के लोग, उनके करीबी लोग, कम से कम प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में पटका डाले हुए जनसत्ता दल का वो नजर आए। अब वास्तव में अंदर का खेल क्या है, क्या बातचीत हुई है, क्या राजा भैया की कोई डील हुई है बीजेपी से कि राजा भैया इस पर तैयार नहीं हुए, कोई बीजेपी के समर्थन में ऐलान करें, कोई उनकी राजनीतिक मजबूरी होगी, इस वजह से उन्होंने ऐलान नहीं किया और उन्होंने सबको फ्री छोड़ दिया। और दूसरे लोग कह रहे हैं कि राजा भैया को बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं, चाणक्य हैं, उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया। लेकिन धनंजय सिंह को तो नो डाउट न्यूट्रलाइज कर दिया, क्योंकि उसके परिणाम, उसके रुझान भी सामने आ गए। बाहुबली नेता धनंजय सिंह, माफिया धनंजय सिंह, दर्जनों मुकदमे, कालांतर में धनंजय सिंह एनकाउंटर में पुलिस के हाथों मारे जा चुके हैं, लेकिन बहुत सालों बाद वो सामने जब आए
तो पता चला कि पुलिस ने किसी निर्दोष व्यक्ति को ही मार दिया था और वो सारे लोग जेल चले गए। धनंजय सिंह उसके बाद सांसद बने, विधायक बने। राजनीति में, पूर्वांचल की राजनीति में, खासतौर पर जौनपुर और आसपास मछली शहर की सीटों में बाहुबली माफिया पूर्व सांसद धनंजय सिंह का रसूख है। और कृपा शंकर सिंह जौनपुर से उम्मीदवार के रूप में भारतीय जनता पार्टी के मुंबई के उद्यमी, हालांकि जौनपुर के मूल निवासी, लेकिन वो जब आए तो ये कहा गया कि अमित शाह ने टिकट देकर भेजा है। पिछली बार जौनपुर सीट बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने जीती थी। श्याम सिंह यादव वहाँ सांसद बने थे, लेकिन बाद में जब धनंजय सिंह जेल चले गए तो आरोप लगा कि कृपा शंकर सिंह ने उन्हें जेल भिजवा दिया। हालांकि कोर्ट का फैसला था, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात कही और धनंजय सिंह ने खुद कहा कि ये उनको अंदर रखने के लिए, राजनीतिक रूप से उनकी घेराबंदी, बाड़ाबंदी करने के लिए उन्हें जेल भिजवाया गया। इसके बाद उनकी पत्नी डॉक्टर श्री कला रेड्डी, जो जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं, बहुजन समाज पार्टी का टिकट ले आई और इसके बाद बीजेपी के उम्मीदवार और ख़ासतौर पर कृपा शंकर सिंह और जो उन्हें टिकट देकर भेजने वाले नेताओं की दिक्कतें बढ़ गईं। कृपा शंकर सिंह ने कई बार नेतृत्व से गुहार लगाई। उसके बाद धनंजय सिंह के साथ जो हुआ वो सबके सामने है। उनकी पत्नी श्री कला रेड्डी का टिकट बसपा ने काट दिया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद ये साफ हो गया है कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है। ये एक सैंपल है बहुजन समाज पार्टी के लिए। अभी तक विपक्ष के आरोप लगातार इस बात को लेकर वो विपक्ष लगा रहा था, लेकिन अगर इस पूरे धनंजय के प्रकरण को देखें, सैंपल साइज को अगर डिकोड करें या चेक करें इसको, तो साफ साफ तौर पर बहुजन समाज पार्टी बीजेपी के लिए काम करती नजर आई, रिमोट से चलती पार्टी नजर आई। इसमें एक और उदाहरण जुड़ता है कि जो बहुजन समाज पार्टी के नए नए उत्तराधिकारी आकाश आनंद बने थे, उनको भी पैक करके बहन जी ने दिल्ली में घर में ही रख लिया। तो कुल मिलाकर, जबकि आकाश आनंद इधर जो युवा दलित हैं उनके बीच काफ़ी लोकप्रिय थे और ऐसा लगा कभी बीजेपी को कि शायद कहीं ये मुश्किल ना बन जाएगा, 2-4% दलित युवा अगर बसपा के साथ चला गया, जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आकाश आनंद फिलहाल राजनीतिक रूप से न्यूट्रलाइज हैं, घर में हैं, या हो सकता है छुट्टियां मनाने कहीं चले गए हों। लेकिन ये पूरा घटनाक्रम प्रतापगढ़ और जो जौनपुर है, इसके इर्द गिर्द पूरे पूर्वांचल का चुनाव नज़र आ रहा है। अगर बात करें बाहुबलियों की, तो बहुत सारे जो बाहुबली हैं बीजेपी के लिए काम करते नजर आएंगे या नजर आ रहे हैं। धनंजय सिंह की पत्नी श्री कला रेड्डी ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। अमित शाह को उन्होंने गुलदस्ता देकर उनसे शिष्टाचार भेंट की और इसके बाद सब कुछ साफ हो गया। देर रात धनंजय सिंह ने अपने गांव में अपने समर्थकों की सभा बुलाकर भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की अपील कर दी थी। तब से ऐसा लगने लगा था कि धनंजय सिंह या उनकी पत्नी कोई शामिल हो जाएंगे बीजेपी में, लेकिन धनंजय सिंह दागी चेहरा होने के कारण बीजेपी ने धनंजय सिंह को सीधे एंट्री देने से परहेज किया और उनकी पत्नी को शामिल कर लिया पार्टी में। ये कहावत है अवध में, मध्य उत्तर प्रदेश में, कि गुड़ खाए गुलगुला से लीक, यानी जो गुड़ खा रहे हैं लेकिन गुलगुला नहीं खाएंगे, वो वाली स्थिति भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर नजर आई। लेकिन बड़ा सवाल मंथन में यही कि राजा भैया और धनंजय क्या मजबूरी है या जरूरी है? प्रदेश में एक अच्छी सरकार चल रही है, आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। तो सबसे राय लेने के बाद अब ये निर्णय लिया गया कि इस चुनाव में जनसत्ता दल की तरफ से कोई किसी के समर्थन का निर्णय नहीं लिया गया है। इसलिए नकारात्मक राजनीति का समय खत्म हो गया है। लोग और देश की जनता बदलाव चाहती है। तो राजा भैया और धनंजय मजबूरी या जरूरी, और इन्हीं के सहारे जो पूर्वांचल की 26 लोकसभा सीटें हैं वो और तमाम जातियों का गुणा गणित वो एक तरीके से बैठने की कोशिश की जा रही है। लेकिन राजा भैया ने क्या गेम खेल दिया है क्या, ये बड़ा सवाल है। और बीजेपी जो चाल चरित्र चेहरा माफिया मुक्त करेंगे उत्तर प्रदेश को, किया भी उन्होंने।
वो धनंजय सिंह को साधना उसकी मजबूरी हो गई है, टिकट कटवाया, उसके बाद फिर पार्टी में उनकी पत्नी को शामिल किया। तो क्या बाहुबली इतने जरूरी हैं क्या एक चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी को? ये बड़ा सवाल है। और राजनीतिक दल, समाजवादी पार्टी या जो अन्य राजनीतिक दल हैं, वो तो चाहे बसपा और सपा तो बाहुबलियों को टिकट देते रहे हैं। मुख्तार अंसारी कई बार बसपा से, कई बार सपा से। इसी तरीके से अतीक का भी मसला था, अशरफ का भी मसला था, दोनों मरहूम हैं। लेकिन अंसारी परिवार का पूर्वांचल में करीब 100 किलोमीटर के दायरे में उनका ठीक ठाक हिसाब किताब है। उत्तर प्रदेश में कहते हैं ना कि इनका बड़ा हिसाब किताब है, तो उन लोगों का हिसाब किताब अभी भी राजनीतिक रूप से है। अब देखने वाला स्थिति होगी कि क्या कैसी स्थितियां परिस्थितियां बनती हैं। यहाँ राजभर हैं, यहाँ निषाद हैं, यहाँ अपना दल कुर्मियों वोटों के दम पर दावा कर रहा है। तो तीनों जो सहयोगी दल हैं एनडीए के, उनकी भी एक तरीके से टेस्टिंग हो जाएगी। लेकिन केंद्रीय विमर्श में क्षत्रिय है, और कहते हैं कि जो ये अगड़ी कौमें हैं, क्षत्रिय और ब्राह्मण, ये लोगों को मोबिलाइज करती हैं। इसीलिए इनकी संख्या तादाद भले ही कम हो, लेकिन इन लोगों को मोबिलाइज करती हैं। हमारे साथ मंथन में मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत अच्छी तरह समझने वाले और ख़ास तौर पर पिछड़ों और दलितों के बीच के विमर्श को बहुत अच्छे से समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेंद्र भाई, आपका ही बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। राजनीतिक विश्लेषक और उत्तर प्रदेश की धरती और देश को नापने वाले राजनीतिक विश्लेषक राघवेंद्र सिंह राजू भी जुड़े हुए हैं। राजू जी, आपका ही बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता चंचल यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंचल भाई जौनपुर में अपने प्रत्याशी को चुनाव लड़ा रहे हैं और वहीं से आते हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। कई दिनों बाद, बल्कि महीनों बाद आज चंचल यादव प्रकट हुए हैं, पुनः आभार। हेमंत चौधरी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जन सरदार पार्टी के, ये अभी थोड़ी देर में हमारे साथ शायद जुड़ गए हैं। और सुरेंद्र दुबे जी बाद में अभी हमारे साथ आएंगे। मंथन की शुरुआत डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी से ही आज कर दूंगा, चूँकि डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय उस भारतीय जनता पार्टी से राजनीति शुरू करने वाले नेता हैं जो चाल चरित्र चेहरे की बात करती थी और उस पर अमल भी करती थी। आज उत्तर प्रदेश में योगी की पहली सरकार में तो आप खुद मिनिस्टर थे डॉक्टर साहब, और उस वक्त से जो माफिया उन्मूलन का अभियान शुरू हुआ, बुलडोजर बाबा का जो तमगा मिला योगी जी को, उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त हुआ, बहुत सारे काम हुए और इस नाम पे 22 में खूब झरझरा कर वोट मिला कि भाई लॉ एंड ऑर्डर बड़ा बेहतरीन है। पूर्वांचल में ऐसा क्या खतरा लग रहा है आपकी पार्टी को कि धनंजय के आगे घुटने टेक रहे हैं या धनंजय के घुटने टेकवा रहे हैं, राजा भैया के यहाँ झोली लेकर पहुँच रहे हैं, और बाकी तो विपक्ष आरोप लगाते ही है कि विनीत सिंह, ब्रजेश सिंह, फला सिंह, ढेका सिंह, खब्बू तिवारी, बब्बू तिवारी, वो तो ही हैं आपके। डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय, धन्यवाद। मेरी आवाज? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, आपकी आवाज बुलंद है, बोलिए डॉक्टर साहब। धन्यवाद। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लगभग 7 वर्षों से भाजपा की प्रदेश की सरकार है उत्तर प्रदेश में, और माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। तो उनकी जो कार्यशैली है और उनका जिस प्रकार का प्रशासनिक आचरण है, वो सबने देखा है। तो किसी भी माफिया को उनके द्वारा प्रश्रय देना या उनकी पसंद में आना ये संभव नहीं है। तो भी मैं यहाँ योगी जी का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको माफी के साथ में अपडेट कर रहा हूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि योगी जी ने धनंजय जी को समर्थन दे दिया है। जो आपके चुनावी रणनीतिकार हैं वो धनंजय के आगे घुटने टेक रहे हैं या उसे घुटने टिकवा रहे हैं, ये मैं कह रहा हूं। योगी जी तो बिल्कुल नहीं चाहते, योगी जी को तो कोई भाव ही नहीं दे रहा। अब ये स्थिति है। योगी जी का भाव तो सभी लोग दे रहे हैं और देना ही होगा, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन आपने जो प्रश्न रखा है कि राजा भैया ने अपने सभी समर्थकों से कह दिया कि आप जिसको चाहे मतदान करें, चाहे समर्थन करें, और धनंजय सिंह की पत्नी ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया है, डॉक्टर श्रीकला रेड्डी ने।
ऐसा भी मैंने आपके द्वारा ही सुना है। तो मुझे लगता नहीं है कि धनंजय सिंह के कारण से भाजपा चुनाव जीतने की रणनीति पर काम कर रही है, क्योंकि भाजपा ने पिछली बार भी 64 सीटें जीती थी, इसके पहले भी आपको पता 73 सीटें जीती थी, और इस बार भी भाजपा का तो यही दावा है कि हम 80 सीट जीतेंगे। तो ये धनंजय सिंह का जो प्रकरण है ये तो भी ताजा है, जबकि अब तक 4 चरण के चुनाव हो गए हैं और अब 3 चरण के चुनाव बचे हैं। तो उस दृष्टि से मुझे लगता नहीं है अब क्यों इनको ज्वाइन कराया गया है राष्ट्रीय राजनीति में, ये थोड़े दिन के बाद साफ हो जाएगा। चंद्रिका जी वो तस्वीरें देख लीजिएगा, चंद्रिका जी वो तस्वीरें देख लीजिए, अमित शाह जी को गुलदस्ता दे रही है डॉक्टर श्रीकला रेड्डी। नहीं ठीक है, आपने कहा तो हम लोग तो उसको मान ही रहे हैं। हाँ, और धनंजय ने कल अपील की, खुद धनंजय ने। अब आप मुझसे ये मत कहिएगा कि धनंजय की पत्नी अपराधी नहीं है। धनंजय को माफिया नहीं, इसलिए आपने उनको ज्वाइन करा लिया है। धनंजय सिंह ने खुद कहा भाजपा को वोट दो, भाजपा को वोट दो। तो ऐसा कौन सा ट्रिगर घुमा दिया आप लोगों ने, जो कल तक स्वाभिमान के लिए हुंकार और फुफकार भर रहे थे धनंजय सिंह, अचानक बिल्कुल आके पार्टी वाटी में गिर गए आके। अभी तक तो ये कहा जा रहा था कि धनंजय सिंह लॉरेंस बिश्नोई गैंग को हथियार सप्लाई करते हैं, और ऐसे व्यक्ति का अगर राजनीतिक समर्थन बीजेपी ने ले लिया तो मुझे लग रहा है हिले हुए हैं आप लोग पूर्वांचल में। नहीं, ऐसा नहीं है। पूर्वांचल में लगातार हम लोग जीतते आ रहे हैं, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा के 4 चुनाव में हम लोग विजयी रहे हैं। और ये लोग जिनका आप नाम ले रहे हैं विरोधी दलों से ही प्रत्याशी होते रहे, अब उनकी पत्नी ने भाजपा को ज्वाइन कर लिया है और उन्होंने स्वयं भाजपा के लिए समर्थन घोषित कर दिया है। तो मैं माननीय योगी जी के जो व्यवस्था है, प्रशासन है, जिस प्रकार से एंटी माफिया उनका स्टैंड है। जी डॉक्टर साहब, मुझे लगता है डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी का संपर्क टूट रहा है। चंचल यादव को चर्चा में शामिल करते हैं। चंचल यादव, धनंजय सिंह आपके भी राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले थे पिछले दिनों, और वो फोटो तस्वीर बड़ी चर्चा में आई थी, और उसके बाद अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पूर्वांचल में आप लोग भी माफिया को टिकट देते रहे हैं, पालते पोसते रहे हैं, ऐसे आरोप आप पर भी लगते रहे हैं। तो मतलब क्या आप लोग, चाहे आप हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा, अब तो भाजपा को तो पहले ऐसा नहीं था, लेकिन ये रोग भाजपा को भी लग गया है अब, तो क्या बिना माफिया के राजनीति नहीं कर पाएंगे आप लोग? बीजेपी में मैं बता दूं आपको, सबसे पहले तो आपके सभी पैनलिस्ट साथियों को नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, सबसे जो बड़ी बात है, बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा से आपने शुरुआत करी है। मैं एक बस सिंपल सी बात बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का डबल स्टैंडर्ड है। आपने देखा होगा जिस तरीके से अगर धनंजय सिंह को लेकर के पूरे हिंदुस्तान में इस बात की चर्चा हुई, पूरी दुनिया में भारत देश की साख पर धक्का लगा कि सोचिए, देश की साख को अगर किसी ने कमजोर करने का काम किया तो बीजेपी के हमारे सांसद और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने जो बेटियां हमारे देश को गर्व का अनुभूति प्रदान की। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री के साथ में जो हमारी जो बहनें, जो हमारी जो रेसलर्स थी, जो फोटो खिंचवा रही थी, तो प्रधानमंत्री क्या कहते थे, मेरी घर की बेटियां हैं। आप बताओ उसके बाद क्या हुआ जब प्रधानमंत्री संसद भवन का उद्घाटन कर रहे थे और दिल्ली पुलिस जो है अपने पैरों में अपने बूटों से रौंद रही थी। वो विभत्स जो फोटो देख करके कलेजा किस हिंदुस्तानी का कलेजा नहीं कांपा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, आज उसी ब्रजभूषण शरण सिंह को उन्होंने टिकट दे करके उसका महिमा मंडन करने का काम किया। और आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में जो है ये लग गया है कि सरकार नहीं आ रही है, मोदी जी 4 जून को झोला उठा के निकलने वाले हैं, तो उनके अंदर खाने से बहुत सारी बातें आ रही हैं। से लेकर चंचल यादव खामखा सपने पाल ले रहे हो कि मोदी जी चले जाएंगे, वो कह रहे हैं हम 400 पार करेंगे, आप लोग ढेर हो जाएंगे। अरे सर सुन तो लो। और मैं बताता हूं इनका चाल चेहरा के एक और बानगी बताता हूं आपको, याद करिए। अभी देख लीजिए, आंध्र प्रदेश में अपना स्टेट इलेक्शन और जो आम चुनाव, लोकसभा चुनाव दोनों एक साथ हो रहे हैं। बीजेपी का वहां पे टीडीपी, जनसेवा और जो है बीजेपी का गठबंधन है। बीजेपी वहां पे एक साझा घोषणा पत्र जारी करती है जिसमें बाकायदा कमल चुनाव निशान भी छपा होता है। उसमें यह है कि मुसलमानों को 4% आरक्षण देंगे और 5,000 रुपए पर मंथ हम मस्जिद के वो मेंटेनेंस के नाम पे देंगे। और हिंदुस्तान के अदर राज्य में, और प्रधानमंत्री जी क्या भाषण दे रहे हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा, मेरे जीते जी मैं नहीं होने दूंगा। ये चेहरा इनका है।
दूसरी बात बताता हूं आपको, ये अरुणाचल प्रदेश में बीफ खाने को इनके नेता जो है मंच से कहाँ ले बोलेंगे जा रहे हो कि हम चर्चा बीफ को आप? खाने की व्यवस्था देंगे। पुरानी बातें बहुत। सर जरा माफिया पे आ जाओ, पूर्वांचल पे आ जाओ भाई। माफिया जरूरी है या मजबूरी है, ये बताओ सर हमको। सुनिए, आप इतने बहिष्ठ पत्रकार हैं, आप बताओ, प्रधानमंत्री जी अपनी हर रैलियों में बोल रहे हैं कि मैं अपने जीते जी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं लेने दूंगा। ये चेहरा क्या बताता है इनका? अरे वो ये भी कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान नहीं करने देंगे हम, और जिस दिन हिंदू मुसलमान करेंगे सार्वजनिक जीवन में रहने का मतलब नहीं, वो कह तो रहे हैं प्रधानमंत्री जी भाई। ये जुमलेबाज लोग हैं, झांसेबाज लोग हैं। अभी हमारे बीजेपी के बड़े वरिष्ठ साथी कह रहे थे कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से लेकर के और स्टेट की बात करें तो मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री जी से लेके मुख्यमंत्री जी से लेके ध्रुवीकरण करने की बहुत बड़ी साजिश हो रही है, लेकिन ये चुनाव जनता लड़ रही है। और हमारे नेता मूल जवाब नहीं दोगे माफिया पे? आप और बीजेपी दोनों एक मुद्दे पर सहमत हो कि भैया मैं भी माफिया लड़ाऊंगा, आप भी माफिया लड़ाओ। लोगों ने माफियाओं को टिकट नहीं दिया है बीजेपी में। तो मैं बता दूं, अगर ये लग जाए कि इनको जो है कोई आतंकवादी भी चुनाव जीत सकता है तो उसको भी टिकट दे देंगे ये। अरे क्या बात कर रहे हैं, जिम्मेदारी से बोलिए भाई, गैर जिम्मेदारी पर बात मत करिए भाई। मैं बता रहा हूं, दुर्गेन्द्र सर जान लीजिए। और आप देखिए ना, कंगना रनावत को टिकट दिया इन्होंने, जो ये कहती है। अच्छा, जौनपुर में आपकी हालत अब पतली हो जाएगी। आपके गृह जनपद में धनंजय के भाजपा के समर्थन करने से अब आपकी हालत पतली होने वाली है, तैयारी कर लो चंचल यादव। देश को आजाद कराने के लिए उन सारी कुर्बानियों का मजाक कराते हैं ये। अच्छा, आप लोग धनंजय पर बोलने से बच रहे हो, समाजवादी लोग धनंजय पर नहीं बोल रहे हैं। मैं दुर्गेन्द्र सर सेकंड में बात खत्म करूंगा। आपने जो बताया जौनपुर का, मैं आजमगढ़ करने वाला हूं। मैं आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में माननीय धर्मेंद्र जी को चुनाव में हम लोग लड़वा रहे हैं यहाँ पे। और बता दें कि यहाँ का जो सांसद जो इनका बीजेपी का है चुनाव लड़ रहा है, वो ये कहता है कि बेरोजगारी तो हम लोग नहीं बढ़ा रहे हैं, हमारे मोदी जी हमारे योगी जी बच्चे नहीं पैदा करते, इसलिए बेरोजगारी कहां बढ़ रही है। तो ऐसे ऐसे नमूनों को टिकट देते हैं ये लोग। और आप अच्छा, जौनपुर का बताओ, जौनपुर का आपको दिक्कत हो रही कि नहीं हो रही? जौनपुर का बताओ, पूर्वांचल के तो रहने वाले हो आप। धनंजय का रसूख तो आपको पता है लड़ रहा है। और समाजवादी पार्टी बीजेपी को जान लीजिए कि 80 की 80 सीटों में, यहां तक बता रहा हूं, चर्चा है कि प्रधानमंत्री जी के आंसू निकल आए कल परसों अभी वाराणसी में। ये हालत हो गई है। अभी तो देखते जाइए ये बात समझ में नहीं आ रही। ठीक है चंचल यादव, रोक रहा हूं मैं आपको। हेमंत चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जन सरदार पार्टी के। हेमंत चौधरी, पूर्वांचल को लेकर, उत्तर प्रदेश को लेकर अगर आप सारी चीज़ों को समझते हैं तो एक तरीके से जातीय सरदारों को साधने की कोशिश बीजेपी बहुत ज़बरदस्त तरीके से पहले से करती रही है, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे संजय निषाद हो। लेकिन अब बाहुबलियों की भी ज़रूरत उसको पड़ गई है। तो क्या पूर्वांचल में बीजेपी को लग रहा है कि वो जितना प्रदर्शन उसने अपेक्षा की वैसा नहीं दोहरा पा रही, इसलिए उसको राजा भैया के यहाँ जाना पड़ रहा है, धनंजय को न्यूट्रलाइज करना पड़ रहा है? जैसा अभी आप कह रहे थे कि गुड़ खाए और गुलगुले से परहेज, भारतीय जनता पार्टी का वही हाल है कि अभी तक ये चूहे बिल्ली का खेल चल रहा था, आज वो सामने आ गया। श्रीकला रेड्डी जी जो जाकर के अमित शाह जी से मिली हैं, उसका रिजल्ट आ गया। अभी तक ये चूहे बिल्ली का खेल अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर जो खेलते थे, अभी आपको याद होगा जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में इसी जौनपुर में इस अध्यक्ष पद का जो है सीट जो मिला था वो अपना दल को मिला था, ये सभी को पता है। अब भारतीय जनता पार्टी ने अपना दल को दिया था, लेकिन जिस तरीके से अपना दल का प्रत्याशी अंतिम समय में बैक हो गया, और मुझे लग रहा पूरे प्रदेश में पहला ये जिला पंचायत अध्यक्ष का प्रत्याशी रहा होगा जो अपना वोट स्वयं दूसरे प्रत्याशी को दिया, और वो श्रीकला रेड्डी जी हैं। दूसरे आपके जो है बगल में विनीत सिंह हैं, वो भी बाहुबली हैं, वहां पर भी यही है। जिला पंचायत अध्यक्ष कहीं ना कहीं वही कंट्रोल कर रहे हैं, मिर्जापुर में वही कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बाहुबलियों को अपने सहयोगी दलों के माध्यम से कंट्रोल कर रहे हैं और उनके जो सारा काम करा रहे हैं। लेकिन आज वो खेल खत्म हो गया। श्रीकला रेड्डी जी अमित शाह जी से मिल करके जो चूहे बिल्ली का खेल चल रहा था वो खत्म हो गया। तीसरे जो बाहुबली बृजभूषण शरण सिंह का जो अभी आप लोग जिक्र कर रहे थे, वो चूंकि पूर्वांचल के बड़े बाहुबली हैं, बड़े बाहुबली इस तरीके से हैं कि उनका लगभग कई सारे जनपदों में व्यवसाय है, बहुत सारे स्कूल हैं, और उनकी एक अच्छी पकड़ है हर वर्ग में। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ ठाकुर बिरादरी में उनका पकड़ है, हर वर्ग में पकड़ है उनका, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। हेमंत भाई, यही तो बीजेपी भाप रही है कि जितने ये बाहुबली हैं, धनंजय सिंह, राजा भैया, ब्रजभूषण सिंह,
ये इनकी केवल अपने इलाके में पकड़ नहीं है, दूर तक मार करते हैं। बीजेपी ने दूर की देख रही है, दूर की कौड़ी देख रही है। कह रहा हूँ, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। राजा भैया की अगर बात की जाए तो प्रतापगढ़ से लेकर अगल बगल के 2-4 जनपद ऐसे हैं जहां पे एक मजबूत पकड़ है, और प्रतापगढ़ में एक अच्छी पकड़ होने के साथ साथ हर वर्ग पे उनका अपना वोट बैंक है, हर वर्ग के लोग उनके साथ जुड़े हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है, लेकिन राजा भैया भी एक मजे हुए खिलाड़ी हैं, मजे हुए राजनीतिक हैं, वो भी चुनाव को भांप चुके हैं, और यही कारण है कि वो आज एक न्यूट्रल है। खबर ये भी आ रही है कि शायद वो अपने कार्यकर्ताओं को समाजवादी पार्टी के लिए या इंडिया गठबंधन के लिए भी इशारा किए, जो खबर आ रही है। अब ये पुख्ता जानकारी नहीं है, नहीं, लेकिन सार्वजनिक तौर पर तो उन्होंने कहा जिसको जहां देना है दीजिए। वो तो सार्वजनिक तौर पर उनका बयान आ चुका राजा भैया का। जी नहीं, सार्वजनिक तौर पे आ गया, लेकिन कहीं ना कहीं आज जो न्यूज आ रही है इतने टाइम कि वो अपने अच्छा, कार्यकर्ताओं एक बात को आप कह रहे हैं कहीं ना हेमंत जी के राजा भैया भाप गए। वो क्या भाप गए? राजा भैया तो बीजेपी के साथ अभी राज्यसभा के चुनाव में भी खड़े थे और उसमें भी कई बाहुबलियों ने वोट दिया। आपको अगर ज्ञात होगा, राजा भैया उसी के साथ रहते हैं जिसकी सत्ता होती है। समाजवादी पार्टी की थी, उसके साथ थे, भाजपा की है, उनके साथ हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है उनके मन में आया हो कि सत्ता का परिवर्तन हो रहा है, इस वजह से वो न्यूट्रल हो गए हैं। यूपी में कहां सत्ता बदल रही? राजा भैया को यूपी से मतलब है? देखिए, हर किसी को पता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बदली तो जाहिर बात है कि उसका फर्क प्रदेश की सरकारों में पड़ेगा। ये इसका रिवाज भारतीय जनता पार्टी ने ही शुरुआत किया है, और कहीं ना कहीं जो अगर उसने शुरुआत किया है, अगर दूसरी सरकार बनती है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो वो उसका रिवीजन होना तय है, जो दिख रहा है। अब आगे क्या होगा ये तो राजा भैया जैसे लोगों को जो मजे हुए राजनीतिक हैं, बाहुबली हैं, इनको ज्यादा पता होगा। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार पलटने का उनको अंदेशा है, इस वजह से वो न्यूट्रल हो गए। ठीक बात है, ठीक बात है। एक ब्रेक पर मैं जा रहा हूं। एक ब्रेक के बाद जो चर्चा है वो बड़ी दिलचस्प मोड़ पर है, और बीजेपी ने जिस तरीके से गोटे बिछाई हैं, बड़ी उसको लग रहा है नीति नियम सिद्धांत। कभी कभी जब बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी होती है तो इनको खूंटी पर टांगा जाता है। तो सवाल यही है कि क्या बीजेपी ने नीति नियम सिद्धांत खूंटी पर टांग दिए हैं? क्या विपक्ष कह रहा है कि देश की जनता बदलाव चाहती है, और जो सत्ता पक्ष है वो तीसरी बार प्रचंड सत्ता हासिल करने के लिए अपनी गोटे बिछा रहा है। और यही गोटे पूर्वांचल में जैसे जैसे चुनाव बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यूपी बड़ा महत्वपूर्ण है। लोग कहते हैं कि यूपी से ही सत्ता दिल्ली की बनती है, लेकिन मैं ज़रा इस बार डिफ़र कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार दिल्ली की सरकार महाराष्ट्र, बंगाल और बिहार बनाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है, और चर्चा हमारी यहाँ दो बाहुबली नेताओं की, राजा भैया और धनंजय सिंह। धनंजय सिंह पर बहुत सारे मुकदमे, बहुत सारे बवाल, झंझट, माफिया, तमाम चीज़ें हैं। और सारे जो राजनीति के लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, वो कहते हैं भाई इनसे दूरी रखनी चाहिए। लेकिन क्या मजबूरी, क्या ज़रूरी, ये एक राजनीति है। और जैसा मैंने ब्रेक से पहले कहा था, सवाल भी उठाया था, क्या बीजेपी ने नीति नियम सिद्धांत खूंटी पर टांग दिए हैं क्या? हमारे साथ एक मेहमानों का एक पैनल जुड़ा हुआ है। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह राजनीतिक विश्लेषक हैं, लगातार जुड़े हैं। ब्रजेंद्र, अब बहुत सारी चीज़ें साफ हो गई, स्पष्ट हो गए कि धनंजय किस पाले में है, राजा भैया क्या कर रहे हैं, बाकी जो माफिया है ब्रजेश सिंह, विनीत सिंह, वो किसके पाले में है। और ब्रजभूषण कह रहे हैं कि हमें बुलडोजर वाली नीति कभी पसंद नहीं थी। ये बोल भी बड़े अजीब हैं, और ये बोल किसके इशारे पर हैं? बुलडोजर वाली नीति किसकी है? मुख्यमंत्री जी की, योगी आदित्यनाथ जी की, उसके आइकान वो हैं। तो ये बोल, धनंजय की पत्नी का अमित शाह से मिलना, ब्रजभूषण के ये बोल, राजा भैया जो कहे जाते हैं कि मुख्यमंत्री के करीबी नेता भी वो कहे जाते हैं, तो क्या किस तरीके से देख रहे हैं पूर्वांचल को और इन बाहुबलियों की भूमिका को? ब्रजेंद्र जी बोलिए। जी, मैं आपको दो चीजें बताना चाहता हूं जी। कि आप जो कह रहे हैं कि धनंजय या रघुराज प्रताप सिंह मजबूरी हैं या जरूरी हैं। देखिए, पूर्वांचल इस समय आउटसोर्सिंग पैकेज का एक प्रयोगशाला बन गया है। भारतीय जनता पार्टी यहां आउटसोर्सिंग पर नेताओं को लाती है, बाहर करती है, समय समय पर पैकेज उनके रिवाइव किए जाते हैं। आप देखिए कि इसी में धनंजय सिंह और
रघुराज प्रताप सिंह, अभय सिंह और ब्रजभूषण सिंह, ये 4 नाम चर्चा में हैं। माफिया हैं, बाहुबली हैं, गुंडे हैं, लेकिन ये लोकप्रिय हैं। जिस धनंजय की शुरुआत मंडल कमीशन के विरोध में हुई थी, वही धनंजय सिंह अति पिछड़ा के नाम पर नीतीश कुमार के राष्ट्रीय महासचिव बने रहे। तो ये केवल ठाकुरों के नेता नहीं है दुर्गेन्द्र जी, इनके पास अपना आभा मंडल है। ये रॉबिन हुड स्टाइल में काम करते हैं। इनके पास दूसरी जातियों के प्रभावशाली लोग, चंदा देने वाले लोग, इलेक्शन को इधर उधर करने वाले लोग सब हैं इनके पास। अभी मुझे कल रात 11 साढ़े 11 बजे की बात आपको बताता हूं। 3 दिन पहले एक रिपोर्ट आई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पूर्वांचल में और खासकर बनारस और आसपास, बनारस के आसपास जौनपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर और राबर्ट्सगंज, चंदौली, इन जगहों का एक सर्वे कराया था। इसकी 7 जिलों की एक छोटी रिपोर्ट आई। उसमें यह कहा गया कि सहयोगी दलों की भूमिका बहुत स्थिति संदिग्ध है। इनके साथ इनका वोटर आएगा कि नहीं आएगा। ओम प्रकाश राजभर के बेटे को पैर छूकर गिड़गिड़ाकर माफी मांगनी पड़ी। ओम प्रकाश राजभर का घेराव हुआ। अनुप्रिया पटेल से यह कहा गया कि आप भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़िए, मिर्जापुर का जी। लेकिन वो मानिए अपनी प्रतिष्ठा का सवाल दिया कि ऐसा नहीं। उन पर दबाव था कि वो रॉबर्ट्सगंज की सीट कमल के निशान पर लड़ें। भाजपा ये जान चुकी है कि ओम प्रकाश राजभर, निषाद और अनुप्रिया पटेल, ये तीनों अपनी बिरादरी, जिनकी ये नेता होने का दम भरते हैं, इनकी जमीन खिसक गई दुर्गेन्द्र जी। इन तीनों की जमीन खिसक गई। बड़ी जानकारी है, बड़ी बात कह रहे हैं ब्रजेंद्र आप। और ये आरएसएस के सर्वे पे आया है। इसी के बाद इन लोगों ने दबाव बनाया, चूंकि ओम प्रकाश के यहाँ, राजभर के यहाँ तो नामांकन हो चुका था, अनुप्रिया पटेल के दोनों सीटों पर नामांकन शेष था। तो कल रात तक ये कोशिश हुई है कि वो सिंबल भारतीय जनता पार्टी का ले लें। एक बात। दूसरी बात, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिंद को मिर्जापुर में उतार दिया गया जी, तो यहाँ बिंदों का, केवटों का एक नया समीकरण डेवलप हो गया समाजवादी पार्टी के लिहाज से जी। ये जो पूरी की पूरी कहानी चल रही, धनंजय सिंह, रघुराज प्रताप सिंह, अभय सिंह और ब्रजभूषण तो उनके साथ थे। ब्रजभूषण अब सिर्फ बने रहना चाहते हैं चर्चा में। ब्रजभूषण फिनिश आइटम हो गए पूरी तरह से। वो दागी हैं, उनका लड़का जीत जाएगा। वो ब्रजभूषण इस समय इग्नोर्ड हैं। अयोध्या और पूर्वांचल में जहां ब्रजभूषण ताकत में बनते थे, वहां अभय सिंह इमर्ज कर रहे हैं। अभय सिंह बड़ी तेजी के साथ उठ रहा है जी। और अभय सिंह और धनंजय की दोस्ती कराने के पूरे बंदोबस्त हो चुके। मैंने आपको इसके पहले भी कहा, रघुराज प्रताप सिंह, धनंजय सिंह, अभय सिंह, ये तीनों मिलकर ये जो सहयोगी 3 दल हैं, ये जो अपनी जमीन खोते जा रहे हैं, इनकी क्षतिपूर्ति करने का यह पैकेज है कि भाई धनंजय को भी बुला लो, घोषित करके बुला लो, वो थे तो थे ही। रघुराज प्रताप सिंह को खामोश कर दो। और रघुराज प्रताप सिंह की पूरी सेना भारतीय जनता पार्टी के साथ लगी हुई है। प्रमोद तिवारी प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी के साथ हैं। जहां प्रमोद तिवारी रहेंगे, रघुराज प्रताप सिंह का कोई आदमी नहीं रहेगा। ये दोनों प्रतापगढ़ में 2 ध्रुव हैं। प्रतापगढ़ का चुनाव जातीय चुनाव नहीं है। प्रतापगढ़ का चुनाव है सामंतवाद के खिलाफ चुनाव। और सामंत तिवारी भी हो सकता है, ठाकुर भी हो सकता है, कोई पटेल भी हो सकता है। प्रतापगढ़ का चुनाव बैकवर्ड। और सपा ने लखनऊ से पटेल भेज दिया वहां ब्रजेंद्र। वो उस आदमी को भेजने की तैयारी ही कर रखी थी अखिलेश यादव जी ने। उसने 1 साल पहले वहां घर खरीद लिया दुर्गेन्द्र जी। अगर वहां, मैं अभी भी कहता हूं, अगर वहां डॉक्टर आर.के. वर्मा जो समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं, मैं पैरवी नहीं कर रहा, आर.के. वर्मा को अगर टिकट दिया होता तो ये भारतीय जनता पार्टी को नाको चने चबाने पड़ जाते प्रतापगढ़ सीट पर जी। वो सामंतवाद के खिलाफ लड़ा, 3 विधानसभाओं में विधायक हुए। भारतीय जनता समाजवादी पार्टी इस प्रतापगढ़ की सीट को ढंग से लड़ नहीं पाई। समाजवादी पार्टी के भाई के बारे में वहां प्रचार चल रहा है, प्रत्याशी के बारे में, कि भाई का कातिल है। आप समझिए, जनता कह रही भाई के कातिल को चुनाव लड़ाया जा रहा है। और वहां भी मियां बीबी के बीच टकरा रहे। दोनों विधायक थे, दोनों विधान परिषद के सदस्य थे। एक कुछ कहता है, एक दूसरे। प्रतापगढ़ में सपा अपना इलेक्शन स्टैंड नहीं कर पा रही। राजा के आ जाने के बाद, धनंजय के आ जाने के बाद, ये जो आउटसोर्सिंग थी, ये मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने पूरा कर लिया। अब आप गोरखपुर के इस तरफ के पूर्वांचल की बात कर रहे हैं। गोरखपुर के और बनारस के बीच का जो पूर्वांचल है, अब नेपाल बॉर्डर से जहां हेमंत चौधरी आते हैं, सिद्धार्थनगर, जगदम्बिका पाल और गोंडा वाले इलाके को छोड़ दीजिए, उस तरफ बहुत ज्यादा संकट नहीं। इनका संकट यहां था जहां ये बैसाखियां लाए थे ओम प्रकाश राजभर, निषाद और अनुप्रिया पटेल। ये तीनों बैसाखियां डगमगा रही हैं।
उसकी क्षतिपूर्ति का पैकेज है धनंजय, रघुराज प्रताप सिंह, अभय सिंह और ये पूरे माफिया। ठीक बात। एक बात और दुर्गेश जी मैं बता रहा हूं, ये बाबू सिंह कुशवाहा जो जौनपुर से लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में बाबू सिंह कुशवाहा को विनय कटियार जब प्रदेश अध्यक्ष थे शामिल किया था जी, हेल्थ मिशन के घोटाले के आरोपी थे। विनय कटियार का कैरियर बर्बाद हो गया विनय कटियार का कैरियर बर्बाद हो गया बाबू सिंह कुशवाहा को भर्ती करने पे। बाबू सिंह कुशवाहा को 5 दिन के अंदर भाजपा की सदस्यता हटानी पड़ी। तो अब कौन गुंडा किसके साथ रहेगा ये जरूरी नहीं है। भाजपा हो, सपा हो, सबके साथ गुंडे हैं। राजनीति में गुंडे हैं, ये जनता को सोचना पड़ेगा। राजनीति में गुंडे क्यों हैं ये जनता सोचे। ठीक बात है। बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी स्वागत, बहुत धन्यवाद। राघवेंद्र जी को लेते हैं। राघवेंद्र जी, ब्रजेंद्र ने कहा कि ये खाली ठाकुर नेता नहीं, छत्री नेता नहीं, भाई इनका तमाम जातियों में अच्छा खासा प्रभाव है। ब्रजेंद्र ने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया कि जो तीनों बैसाखियां थी, जो 2-2, 3-3%, 5-5% वोट के कारण सांसद विधायक बन गए, खूब माल काट दिया, अब उनकी जमीन खिसक गई है। तो ये रिवाइवल पैकेज है कि अगर वो फेल होते हैं तो प्लान बी है ये। लेकिन तमाम देश भर के तमाम क्षत्रिय नेता भी वहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। राघवेंद्र जी, ये किस तरीके से पूर्वांचल की जंग को देख रहे हैं आप? अनम्यूट करिए राघवेंद्र जी। दुर्गेन्द्र जी, जिस तरीके से राजनीति में ध्रुवीकरण जो चल रहा है, और आपने जो स्थितियां देखी अभी जब केजरीवाल जी की प्रेस वार्ता हुई और उसके बाद एक मामला उन्होंने सामने रखा कि देश में 75 साल की आयु अगर माननीय प्रधानमंत्री जी पूरी कर लेंगे तो अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। इस पर भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य और माननीय हमारे देश के गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि इस तरीके की कोई बात भले ही कही गई हो, लेकिन अब वो कोई बात या कोई संविधान यहां पर लागू नहीं होता। लेकिन दूसरी बात जो उन्होंने सवाल उठाया था कि अगर केंद्र में सरकार बनती है तो क्या 2 महीने बाद क्या गारंटी है कि योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे। दुर्गेन्द्र जी, ये बहुत उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में चर्चा बनी हुई है, क्योंकि इस पर भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा स्टैंड आया नहीं। अभी हमारे पूर्व पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री जी बोल रहे थे, माननीय चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी, और वो सीडीओ भी रहे हैं, बड़ी बारीकी से उन्होंने तमाम चीजों को जमीनी स्तर पे देखा है, बुंदेलखंड की पूरी नब्ज वो जानते हैं। और जो पहले चाणक्य थे माननीय मुरली मनोहर जोशी जी, उनके वो राजनीतिक एडवाइजर रहे, मैं उनका शिष्य रहा हूं। वो उरई में जब थे डकोर में, तो हमारे पिताजी के साथ बड़ा उनका स्नेह था। मैं सिर्फ आपसे ये बात कह रहा हूं कि आज जो स्थितियां थी, लगातार मीडिया में आ रहा था अभय सिंह धनंजय सिंह के बीच रार, और जिस तरीके से और चल रहा था, और एक ये निश्चित तौर पर था कि पूर्वांचल में चाहे जो नाम आपने लिए, विनीत सिंह, सुशील सिंह, ब्रजेश सिंह, एक बहुत बड़ा तबका जिसमें एक हमारे बाहुबली जेल में भी है और एक सुभाष ठाकुर भी जेल में है। उन सब चीजों को अगर आप एक तरफ रखेंगे तो चंदौली की सीट पर विनीत सिंह का बहुत बड़ा एक प्रभाव रहता है। और अनुप्रिया जी की जो सीट है उस पर भी 96 जो गांव हैं क्षत्रियों के, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके बाद अगर राजा भैया का जो अपना जो राजाओं का गढ़ है प्रतापगढ़, अगर 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने जनसत्ता दल को ये कहा था कि ठीक है 2 सीटें आपने हमारा सहयोग किया, 2 सीटें हम आपको देंगे, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी। दुर्गेन्द्र जी, कौशाम्बी डिक्लेयर हो गई और प्रतापगढ़ में देश के 5वें लोकप्रिय सांसद थे कुंवर हरवंश सिंह जी, जिनको क्षत्रिय महासभा के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, और उनको स्टैंड बाई कर दिया बीजेपी ने। और स्थितियां ऐसी बनी कि राजा भैया ने सम्मान स्वाभिमान पर वो अक्षय प्रताप को लाए। उन्होंने कहा ठीक है लोकसभा में प्रतापगढ़ से ये लड़ेंगे, लेकिन अक्षय प्रताप पर भी अपराध का कुछ आरोप लगा करके माननीय हमारे गृह मंत्री जी जो चाणक्य हैं, उन्होंने अक्षय प्रताप को वहां पर स्वीकृति नहीं दी। और बाद में आपने देखा हो कि बहुत असमंजस की स्थिति के बाद संगम लाल जी को वहां पर चुनाव लड़ाया गया। अच्छे स्थितियां हैं होंगे भाई, गृह मंत्री जी क्या कर देंगे उसमें। आज जो स्थितियां हैं वो दोनों जगह पर राजा भैया की बात 2019 में नहीं बनी। 2024 में भी राजा भैया को यह भरोसा था
कि जिस तरीके से राकेश सिंह, राजा भैया एक ग्रुप है, अभय सिंह, ये सारे लोग मिलकर के जो इनको 22 श्रेणी सुरक्षा भी दी गई विधायकों को, सरकार ने उनका मान मनोबल तो बढ़ाया, मनोज पांडे जी को भी 22+ दे दी गई, तो मान प्लस तो बढ़ाया, लेकिन जो सीटें कौशाम्बी की थी और बाद में सुना था कि मछली शहर मिल जाएगा, प्रतापगढ़ डिक्लेयर हो चुका था, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा के प्रत्याशी को प्रतापगढ़ में माननीय अमित शाह जी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। अब ऐसी स्थिति में राजा भैया असमंजस में थे और उनके जो रणनीतिकार हैं, जनसत्ता दल जिन पे केंद्रित रहती है अक्षय प्रताप सिंह, वो भी बड़ा असमंजस की स्थिति में हो गए। उन्होंने बहुत भागदौड़ की लेकिन उनको टिकट नहीं हासिल हुआ और राजा भैया का बहुत बड़ा असर ऐसा नहीं है, प्रयागराज की सीट पर भी है और मिर्जापुर की सीट पर भी है। और ऐसे समय में जो सूत्र बताते हैं और जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि राजा भैया ने अपने लोगों को इशारा कर दिया है, वो नहीं चाहते, वो कम से कम चाहते हैं कि देश भर में जिस तरीके से रविंद्र भाटी का आंदोलन आपने देखा राजकोट के बाद, वो निर्दलीय लड़ रहे थे, और जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, एक दुर्गेश जी बात और भी आई कि जब कौशाम्बी के भाजपा के सांसद माननीय विनोद सोनकर जी और संजीव बालियान जी केंद्रीय मंत्री रहे, वो जब राजा भैया के यहाँ मिलने गए समर्थन के लिए, तो राजा भैया इस बात को समझ गए कि ये वही संजीव बालियान जी हैं जिनकी वजह से संगीत सोम और सुरेश राणा को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हार का सामना देखना पड़ा। ये तो सत्ता बनाने बिगाड़ने का जो मामला चलता है और ये जातियों में उपभ्रंश भी है। और जो बात आप कह रहे थे, एक बड़े स्तर पर ये छोटे छोटे से जो दल हैं, इनका जो भी बल है, ये पूर्वांचल में जो दिखता था, आज वो चीजें करंट नहीं है। और दुर्गेश जी बहुत बड़ी बात है कि आज सारा जो आप देख रहे हैं कि लखनऊ में जो होर्डिंग लगी थी, बार बार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कहते थे भाई ये डबल इंजन की सरकार है, तो आपने देखा कि जो होर्डिंग में केवल माननीय प्रधानमंत्री जी की फोटो थी, किसी की फोटो यहां नहीं लखनऊ में लगी थी। अभी भी कई ऐसी होर्डिंग लगी हुई है, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ जी का होर्डिंग में फोटो आ गया। लेकिन अभी कल जिस तरीके से योगी जी पीछे बैठे रहे और लोग मानते हैं हो सकता है आप लोग भी पता नहीं कहां कहां कर ले, तो योगी सम्मानी नेता है उत्तर प्रदेश के, आप लोग पता नहीं कहां कहां से जुगाड़ हिसाब किताब लगा लेते हो। धनंजय सिंह मिलने गए तो सीधे अमित शाह से मिले, माननीय राजा भैया मिलने गए बेंगलोर तो अमित शाह जी से मिले। लोगों में और वोटरों में और बीजेपी के तबके में उनके दिमाग में यह है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हैं और वहां पर जेपी नड्डा साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संगठन के लोगों से ना मिलकर के आखिरकार क्या इन लोगों के गलत हैं और क्या रणनीति है और क्या डर है और क्या भय। ठीक है राघवेंद्र जी, मैं सुरेंद्र जी को चर्चा में ले लेता हूं, बहुत सारी बातें आपकी आगे। सुरेंद्र जी, पूर्वांचल के रण में जो अभी तक देखा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इन चीज़ों से परहेज करती थी, दबे छिपे, जैसा अभी बहुत सारे लोगों ने कहा वही दबा छिपा। ब्रजेंद्र ने बड़ी बढ़िया बात बताई कि ये स्पेशल पैकेज टाइप का है कि भाई जो इनके दल थे समर्थक, उनको लग रहा है ये बैसाखी पर आ गए, घुटनों पर आ गए हैं, तो प्लान बी है। और एक बहुत ही सक्रिय राजनीतिक पार्टी या बहुत चालाक नेता ये तो करता ही है, भले ही उसको नीति नियम सिद्धांत खूंटी पर टांगने पड़े। सुरेंद्र जी देखिए दुर्गेश जी, अब वो जमाना गया जब नीति सिद्धांत पर राजनीति होती थी, और अब तो पिछले 10 साल से देख रहे हैं पूरी सरकार खरीद ली जाती है, गिरा दी जाती है। मध्य प्रदेश का मुझे याद है शिवराज सिंह चौहान ने जब कमलनाथ बने थे उसी समय कहा था कि मैं सरकार चलने नहीं दूंगा, क्या हो गया? तो वो उन सब चीजों का कोई मतलब नहीं। हमारे 2 पूर्व वक्ताओं ने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी, हमारा भी ज्ञानवर्धन हुआ, तो मैं इन दोनों को धन्यवाद दे रहा हूँ इसलिए कि उन्होंने कुछ इनसाइड स्टोरीज दी। देखिए पूर्वांचल में हमेशा ब्राह्मण ठाकुर 2 लोगों का एक झगड़ा रहा। मैं स्वयं आप जानते हैं गोरखपुर में जागरण का संपादक रहा, तो मैं उसको झेलता था। जी जी। तो अब ब्राह्मणों वाला मामला खत्म हो गया क्योंकि ब्राह्मण शिरोमणि जो थे वो अब नहीं है, और अब चूंकि मुख्यमंत्री ही ठाकुर है तो अब इस समय ठाकुरों का जलवा है। लेकिन उन ठाकुरों को जब गुजरात से शुरू हुआ ठाकुरों के बारे में कहा गया और ये ठाकुर
ने अपना क्या कहते हैं जो विरोध शुरू हुआ, वो विरोध बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंचा। देखिए, बात अभी बहुत अच्छी बात कही गई कि अमित शाह जो चाहते हैं, मोदी जी चाहते हैं, अमित शाह करते हैं। तो जाहिर है, अब अभी आपने जो अपना हेडिंग रख रखा है माफिया, तो देखिए इसमें 3-4 लोग जैसे आपने कहा ब्रजभूषण शरण सिंह, वो माफिया थे ही, अब यौन शोषण के भी आरोपी हो गए हैं और उनके खिलाफ मुकदमा भी आरोप तय करने के लिए दाखिल हो गए। शायद मई में या जून में कोई डेट है। तो अब वो अपनी छवि उनकी काफी खराब है, लेकिन सवाल है बीजेपी को चुनाव तो अभी जीतना है, तो उन्होंने उनके बेटियों को दे दिया टिकट। और ब्रजभूषण थोड़ा बैक सीट पर है, क्योंकि उनको लगता है कि शायद नुकसान हो जाए। लड़ाया गया जैसे धनंजय सिंह है, वो हम उनको कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं मानते, हालांकि वो पॉलिटिक्स में है बहुत समय से, बट बेसिकली माफिया है। और ठेकेदार, ठेका पट्टी, उससे एक वो पूरा ग्रुप बनाए हुए और अपनी दबंगाई से मैटर करते उस एरिया में। उनको अपना अमित शाह ने बुलाया और उनको जेल से छुड़वा दिया। और श्री कला रेड्डी जो है उनकी पत्नी, उनका टिकट मायावती से कह के कटवा दिया। सुरेंद्र जी, क्या इतनी आसानी से? आप तो बड़ी आसानी से कह रहे हैं बुलाया, जेल से छुड़वा दिया। अरे कोर्ट ने छोड़ा भाई सुरेंद्र जी, अमित शाह जी उसमें क्या करेंगे? वो हम भी समझ रहे हैं, पाठक भी समझते हैं, हमारे जो पार्टिसिपेंट वो भी समझते हैं कि कैसे क्या होता है। और मैं भी इसी प्रदेश में रहा हूँ, आप तो जानते हैं कि कैसे निचले लेवल पर क्या खेल होता है। और उससे ज्यादा आप देखिए उसमें क्या हुआ कि जैसे धनंजय सिंह वाले मामले में आप मायावती क्यों नहीं कहते? बीजेपी ने दबाव डलवा करके मायावती से टिकट बदलवा दिया। तो असली खेल तो वहां भी चल रहा है ना। और ये काम क्या कहते हैं अपने अमित शाह जी रेगुलर करते हैं। अब बात आती है क्या कहते हैं राजा भैया। राजा भैया को मैं मानता हूँ कि कंपेरेटिवली फेयर पॉलिटिकल पर्सन है, दबंग है, छोटे बहुत माफिया मान लो, लेकिन पॉलिटिकल है शुरू से। और एक बार मायावती का प्रकोप झेल भी चुके हैं, तो मानना चाहिए कि कभी कदा वो स्टैंड ले भी लेते हैं। जब उनसे लगातार हो रही थी बातें, और क्योंकि उनकी बात नहीं मानेगी, वो 2 टिकट चाहते थे, और जो अक्षय प्रताप है वो तो उनके खासम खास है। तो फिर राजा भैया, और राजा भैया देखिए ये जितने लोग हैं, जो भी माफिया है, दबंग है, उसको इस बात की बहुत अच्छी जानकारी रहती है कि किसकी सरकार आने वाली है और किसकी सरकार जाने वाली है, क्योंकि उसकी रंगबाजी इसी पर चलती है। कोई भी माफिया, कोई भी दबंग, कोई भी बाहुबली सत्ता के संरक्षण के बगैर कुछ नहीं है। मैं बड़े बड़े बाहुबलियों को जानता हूँ कि सरकार बदली और उनकी सेटिंग नहीं हुई तो फिर वो कहीं दूसरे प्रदेश में दिखाई पड़ते हैं। उन्होंने समझ लिया है, और ये एक इंडिकेशन है, आप इसको एसेस कीजिए। और अब तो बहुत सारे लोगों का राम नाम सत्य होने लगा है। हाँ, वो अपराधियों को राम नाम सत्य हो रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये जो राजा भैया ने जिस ढंग से स्टैंड लिया है कि हमने जनता कह दिया जिधर चाहो वोट दे दो। तो चुनाव तो आप बीजेपी और सपा में ही है, तो जाहिर है जब चाहे जिधर वोट दे दो तो सीधा मतलब ये है कि सपा को वोट दे दो और बाकी वो अपने। अच्छा, इसका आपने कैसे मतलब निकाल लिया कि सपा को वोट दे दो? सुरेंद्र जी तो ब्रजेन कह रहे हैं भाजपा को वोट दे दो, आप कह रहे हैं सपा को वोट दे दो, ऐसा कैसे है? आप ये बताइए किसको वोट देंगे? भाजपा को। हम तो कह रहे हैं भाजपा को वोट देंगे। नहीं, भाजपा को वोट नहीं देंगे। अगर भाजपा को वोट देना होता तो क्लियर कट कहते, सुरेंद्र सर नहीं कहते तो वहां से मैं आ रहा हूँ सुरेंद्र सर, जहां प्रमोद तिवारी रहेंगे राजा के लोग प्रतापगढ़। नहीं, ऐसा नहीं है।
अंडरस्टैंडिंग चलो, दोनों लोगों की कोई भी बात बहुत नहीं, अच्छी कोई है। बात नहीं, आएगा चुनाव। सुरेंद्र जी को कंप्लीट कर दिया, सुरेंद्र जी को कंप्लीट करने दीजिए। प्रताप सिंह जूठा नहीं खाएंगे, रघुराज नहीं, प्रताप नहीं, सिंह जूठा लेकिन नहीं रघुराज खाएंगे। प्रताप- नंबर दो, ठीक है, रघुराज ठीक है, प्रताप- ठीक है, रघुराज सुरेंद्र जी को प्रताप बोलने दो सिंह भाई। के बिना सुरेंद्र जी शांत रहिए जी। आज दोनों लोगों को हमने बड़े मनोयोग से सुना और आप लोगों की तारीफ भी की कि कम से कम हमको ही बोलने दें। अब आप हमें नहीं बोलने देंगे। देखिए, वो राजा भैया प्रमोद सिंह का अपना है, वो पट्टी ये कुंडा, लेकिन नेता कब कहाँ क्या समझौता करेगा, क्या आगे की बात देखेगा। भाई कांग्रेस वाला तो जो है वो उसके साथ सपा का गठबंधन है, वो अपना इंटरेस्ट देखेगा। और अगर क्या कहते हैं राजा भैया को अगर बीजेपी को सपोर्ट करना होता तो ओपनली कह देते, जैसे राज्यसभा चुनाव में हुआ था, ओपनली हो गया था कि हम जा रहे हैं वहां। तो मुझे ये लगता है कि ये इस बात का भी इंडिकेशन है कि कम से कम राजा भैया को अंदाज लग गया है कि उस इलाके में जहां वो 3-4 सीटों पर मैटर करते हैं, बीजेपी की हालत काफी खराब। ठीक है, ठीक है सुरेंद्र जी ये एक एनालिसिस आप एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए। बाकी हमारे तो पूर्ववर्ती वक्ताओं ने सारी बात बता दी, इसको मैं दोहरा के क्या। ठीक जी, ठीक है, ठीक है। मैं आ रहा हूँ चंचल यादव, अंतिम कमेंट आपसे ही लूंगा, बहुत छोटा सा कमेंट चंद्रिका प्रसाद जी से ले लेता हूँ। चंद्रिका प्रसाद जी, पूर्वांचल में जो सीटें हैं, पिछली बार आप लोग 5 हारे थे, क्या आपको लग रहा है वही स्थिति रहेगी, 5 के 5 वापस ले लेंगे, क्या स्थिति लग रही है आपको? इस बार हम कोई भी सीट नहीं हारेंगे, सारी सीटें जीतेंगे। अच्छा, जी, चंद्रिका जी ने कह दिया सारी सीटें जीतेंगे। चंचल यादव, अच्छा उसकी वजह क्या है, जरा वजह बता दीजिए। 5 जो हारी थी वो जीतेंगे वापस, उनकी क्या मूल वजह है? मुझे बताना है। मूल वजह यही है कि योगी जी का उत्तर प्रदेश में शासन और मोदी जी का देश में शासन और उनकी कल्याणकारी योजनाएं, जनता जिस प्रकार दोनों नेताओं को पसंद करती है, तो जनता हमारे साथ है और सभी सीटों पर जिताएगी। ठीक बात है। चंचल यादव, छोटा सा कमेंट, फिर मैं खत्म करूंगा कार्यक्रम को। दुर्गेन्द्र सर, बता दूं, पीडीए का इतना तगड़ा अंडर करंट है, ना कोई राजा की चलने वाली, ना किसी बाहुबली की चलने वाली है। ये चुनाव जो है लड़ रहे हैं लोग, आम जनता लड़ रही है, महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ। आज पूरी दुनिया में चंदा दो धंधा लो का नारा चल रहा है। मैं बता दूं, कोई ऐसा परिवार नहीं है, हम लोग गांव गांव घूम रहे हैं, हर परिवार का व्यक्ति इस बात को लेकर सहमा हुआ है, डरा हुआ है, न जाने किस घड़ी जिंदगी की शाम हो जाए। वो इस बात को डर रहा है। आए दिन घटनाएं घट रही हैं। मैं बता दूं, आप विश्वास नहीं करोगे, महिलाओं में चर्चा एकदम आम है कि मोदी जी वाली सुइया लगल बा, न जाने कब जान चल जाए। ये हालत ये तो आप लोगों का खुरापात है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का खुरापात है कि मैंने नहीं लगाया। सुन तो लो सर, सुन तो लो। आए दिन घटनाएं घट रही। मेरे बगल की पीछे यहाँ बैठा हूँ, बगली ग्राम पंचायत है, विजेंद्र निषाद अचानक गिरा, कल मर गया। सुनिए, और बता रहे हैं 1-2 घटनाएं नहीं हो रही हैं, लगातार घटनाएं घट रही हैं। और मैं उन बातों पे नहीं आना चाहता, मैं ये कहना चाह रहा हूं, आज देखो पीडीए में जिस तरीके से ऑलरेडी अखिलेश यादव जी ने पूरा एक गुलदस्ता सजाया है, 10 वर्मा, 6-7 मौर्य, 5 निषाद। अच्छा, आप भी जातियों पर आ गए, आपको भी जातियां गिनानी पड़ रही बीजेपी की तरह। सुनिए नहीं, जो पीडीए का अंडर करंट है, ये बता दूं आपको, सबको अधिकार देने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने देने का काम किया है। चलिए भाई, 4 जून तक महसूस करिए अंडर करंट। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रिका प्रसाद जी, चंचल यादव, ब्रजेंद्र प्रताप, राघवेंद्र सिंह राजू, हेमंत चौधरी और सुरेंद्र दुबे जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सभी मेहमानों का, बहुत धन्यवाद। 4 जून तक दावे हैं, अंडर करंट है, 400 पार है, लेकिन 4 जून को किसको करंट लगेगा, ये अंडर वाला या ओवर वाला, इस देश की जनता जनार्दन ही तय करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।